So hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 32 of the video lecture series, and in this lecture we are going to solve numericals on the vertical plane surface submerged in liquid. So friends, last lecture में हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था वर्टिकल प्लेन सरफेस का, जो कि किसी फ्लूइड में जब सबमर्ज किया गया था तो उसके ऊपर कितना टोटल फोर्स लग रहा है और सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लाई कर रहा है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ रहे हो तो सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप पहले लेक्चर 31 कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको इसकी कुछ बेसिक नॉलेज है, फॉर्मूला कैसे आ रहा है, डेरिवेशन क्या हो रहा है उसका, और हम लोग कैसे उसको ग्रेविटी वगैरह निकालते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना हो गया या टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है, तो ये सारी चीजें आपको इसके पहले से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग दो केस पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल प्लेन सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल वाले पे न्यूमेरिकल में सिर्फ फोर्स निकालना होता है, तो वो ज्यादा इजी रहता है। तो अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप पूछ लीजिएगा। और हम लोग बेसिकली लेक्चर 32 में लास्ट टर्म पे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि हम लोग अगले लेक्चर में इंक्लाइंड सरफेस पे चलेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले इस पे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाए, फिर अगले पे चलते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि पहले इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेते हैं, फिर चलते हैं इंक्लाइंड वाले पे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं लेक्चर 32 में, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर पहले न्यूमेरिकल करा दीजिए फिर आगे चलते हैं, तो हमने कहा ठीक है, वैसे भी सही है। तो अगर हम न्यूमेरिकल लगाना चाह रहे हैं तो उसके पहले कुछ आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया कुछ है बेसिक, उसको नोट कर लीजिए। हालांकि बहुत से लोगों को आ रहा होगा, लेकिन अगर मान लो भूल जाए किसी को, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में बेसिकली मैकेनिक्स नहीं पढ़े हुए हो, तो प्रॉब्लम ये है कि जब मैकेनिक्स नहीं पढ़े हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा उसके लिए कि सीजी कैसे निकालते हैं, इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपका बेसिक डायग्राम पे बनते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर के ऊपर ही बनता है। तो उन तीनों का एटलीस्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, center of gravity and moment of inertia and other basic properties of some important plane surface, CG, MI यानी center of gravity and moment of inertia and other geometric properties of some important plane surfaces। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहला अगर लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल ऐसे बनता है आपका। ठीक, ये हो गया बी, ये हो गया डी। ठीक, और इसका यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, तो जो एक्सिस यहाँ लाई कर रही होगी इसको हम लोग आई जी लिखते हैं, यानी इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो एक्सिस यहाँ लाई करती है इसका लिखते हैं इनर्शिया अबाउट बेस, क्योंकि ये लाइन बेस से पास कर रही है तो उसको आई नॉट लिखते हैं, इनर्शिया अबाउट बेस, इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो रेक्टेंगल के लिए अगर लिखना चाहो तो हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले एरिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या लिख लोगे आप लोग, क्या हो जाएगा, बी इंटू डी। ठीक, ये हो गया एरिया आपका। इसके बाद अगर आएंगे हम लोग, तो एरिया के बाद अगर आते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी एच बार जो निकलता है, तो एच बार इसका हो जाएगा डी बाई टू, यानी ये जो हाइट है डी, इसका हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट का हाफ, यानी ये डिस्टेंस जो होगी दिस इज योर डी बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी बाई टू। इसके बाद अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई जी, तो आई जी जो लिखते हैं हम लोग यहाँ लिख सकते हो ऐसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और यहाँ पे हम जी के अबाउट निकाल रहे हैं, और यहाँ पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट निकालेंगे। ठीक, यहाँ हम लोग कह सकते हो कि सी जी के अबाउट निकाला जा रहा है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको आई जी, तो ये हो जाता है बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12। मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ोगे इसको, अभी के लिए केवल फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको केवल फार्मूले से यहाँ मतलब है। ठीक है, और अगर बेस के अबाउट लेके आओगे तो आई नॉट हो जाएगा इसका बी डी क्यूब बाई 3। ठीक है,
ये हो गया रेक्टेंगुलर के लिए। एरिया बी इंटू डी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच बार डी बाई 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी डी क्यूब बाई 12 और अबाउट बेस हो जाएगा बी डी क्यूब बाई 3। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये जो डिस्टेंस ली गई है सी जी वाली एच बार, वो ये वाली दूरी है, दिस इज योर एच बार। ठीक, दूसरा केस लेते हैं, अगर सेकंड केस जहां पे हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल वाले केस में अगर लेके चलते हैं तो मान लीजिए ये आपका हो गया एक ट्रायंगल। ठीक, इसका डायमेंशन इसको b मान लीजिए और इसको आप लोग h मान लीजिए। ठीक है, इसका g यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो इसको हम लोग g लिख लिए और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने मार्क कर लिया h बार से। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग एरिया निकालोगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू एच बाई 2। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट से। इसके बाद आप लोग अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा h बाई 3 पे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी हो जाएगी h बाई 3 पे। ठीक है, इसका एक और कैलकुलेशन होता है, मतलब ये h बाई 3 क्या निकल के आया, h बार की वैल्यू। तो देखो, अगर हम लोग यहां से चल रहे हैं, मतलब ये दूरी ले रहे हैं, तो ये दूरी होती है h बाई 3। लेकिन कहीं कहीं अगर आप एपेक्स से चलोगे, एपेक्स से लेके चलोगे ऊपर से, तो ये आपका 2h बाई 3 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रायंगल आप एपेक्स से लेके चल रहे हो तो 2h बाई 3 आएगा, और अगर जिधर से बेस है उधर चलोगे तो h बाई 3 होता है। तो ये चीज याद रखिए, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन होता है। एपेक्स से 2h बाई 3, तरीका क्या है याद करने का कि देखो, अगर इसको इधर से बैलेंस करना पड़े तो ज्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी आपको। भाई अगर ये पतला ज्यादा इधर, तो इसको एक पॉइंट पे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ से इतना डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से जाओगे तो यहाँ से डिस्टेंस कम लगेगी आपको, तो यहाँ से केवल h बाई 3, यहाँ से 2h बाई 3। ये तरीका है इसको रिमाइंड करने का। ठीक, और इसका इनर्शिया निकल के आ जाएगा आपका बी एच क्यूब बाई 36। जी के अबाउट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका बी एच क्यूब बाई 36, और अगर बेस के अबाउट निकालोगे तो ये आ जाएगा बी एच क्यूब बाई 12। ठीक है, ये एक टर्म हो गया। एक सर्किल का, उसको भी नोट कर लीजिए। हालांकि सर्किल पे उतने क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि थीटा उसमें निकल नहीं पाता है उतना। ठीक है, नॉर्मली ट्रायंगल रेक्टेंगल ही देगा, लेकिन जानने के लिए सर्किल भी लिख लीजिए आप लोग। ठीक, और सर्किल पे एक सर्किल बना लीजिए। ये सर्किल नहीं बन रहा है, कोशिश कर रहा हूँ बन जाए, तो उसी पे समझिएगा। इसको नोट करते रहिए सभी लोग, क्योंकि कई लोगों को भूल गया होगा, कई लोग पढ़े ही नहीं होंगे कभी इसको। ठीक है, मान लीजिए एक सर्किल है जिसका डायामीटर क्या होगा, d मान लेते हैं, दिस इज d। ठीक है, डायामीटर आपका हो जाएगा सर्किल का d हो जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में अगर एरिया निकालोगे तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये तो सबको पता है। एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद सीजी निकालोगे तो भाई इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सेंटर पे। तो सेंटर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, d बाई 2 पे जाना पड़ेगा। इनर्शिया चाहे किधर से भी लेके चलोगे ये हो जाएगा पाई डी पे पावर 4 अपॉन 64। ये IG के लिए भी होगा
और आई नॉट बेस पे इसका निकालते नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। आई जी के अबाउट हो जाएगा पाई डी पावर 4 अपॉन 64। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टर्म है आपके जहां से हमें इसको फाइंड आउट करना होगा कि इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले की। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है कि जहां उस पूरे बॉडी का एक कह सकते हो कि सेंट्रॉइड मिल रहा हो, सेंटर पॉइंट मिल रहा हो, जहां से बॉडी को हम रोक सकते हैं सेंटर पे। ठीक है, जैसे ये डस्टर है तो मुझे इसको रोकने के लिए यहाँ से नहीं रुकेगा, यहाँ नहीं रुकेगा, लेकिन देखो अगर मैं इसको रोकना चाहूँ तो ये इस किसी पॉइंट पे आके यहाँ पे ये रुक जाएगा सेंटर से। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। तो मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जहां पूरी बॉडी का वेट एक तरीके से सेंटर ऑफ मास वहां पे पहुंच रहा हो, उस पर एक्ट कर रहा हो, तो उस पॉइंट से हम उसको निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस निकल के आएगी, ये हो जाता है d/2, यानी यहाँ से ये डिफरेंस हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस कैसे यहाँ पहुंचेंगे। तो d/2 यहाँ ऐसे पहुंचना है जैसे h/3 ऊपर से 2h/3 यहाँ से d/2 पे। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम है, ये इससे कुछ बेसिक फार्मूले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो याद क्या रखना है, d/2 h/3 d/2। ठीक है, तो रेक्टेंगल सर्किल का d/2 होता है, तो ट्रायंगल के लिए h/3। अगर बेस से चल रहा हो, एपेक्स से चलोगे तो 2h/3 लेके चलना पड़ेगा। और इनर्शिया लोगे तो bd³/12 भी देखो आई नॉट यूज नहीं करना उतना, ये आपको दे दिया गया है, लेकिन हाँ आई नॉट आप यूज नहीं करो क्योंकि आपने पहला से थ्योरम लगा करके पहले ही उसको ट्रांसफर किया है। अगर लेक्चर 31 किए होगे तो वहां पे हमने आई नॉट को आई जी पे ट्रांसफर किया था, जहां पे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया था। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू हमने इसको ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिया है, तो जरूरत नहीं है वहां पे आई नॉट फाइंड आउट करने की, हमको जरूरत पड़ेगी आई जी फाइंड आउट करने की। तो आई जी का क्या हो जाएगा, bd³/12 bh³/36 पाई डी पावर 4 अपॉन 64। ये 3 फॉर्मूले आपके हो जाएंगे इसके लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट में छोड़ दे रहा हूं, फिर चलता हूं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इसमें आई थिंक नोट कर लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नोट करिए। अब इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन नोट करिए। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर on a circular plate of diameter, determine the total pressure on a circular plate of diameter 1.5 meter which is placed vertically in water, which is placed vertically in water in such a way, in such a way that the center of the plate, in such a way that the center of the plate is 3 meter below the free surface of water, 3 meter below the
free surface of water. Find the position of center of pressure also. Find the position of center of pressure also. क्वेश्चन में फिर रिपीट कर दे रहा हूं. डिटरमाइन द टोटल प्रेशर on a circular plate of diameter 1.5 meter which is placed vertically in water in such a way that the center of the plate is 3 meter below the free surface of water. Find the position of center of pressure also. तो देखो यहां पे मैंने पहले बताया था इसके पहले लेक्चर में कि आपको न्यूमेरिकल्स में हमेशा वो वर्ड यूज करेगा टोटल प्रेशर. तो उसका मतलब होता है टोटल प्रेशर फोर्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एफ, जो आप निकालते हो रोजी ए एच बार से, जो हम लोग कहते हैं टोटल प्रेशर फोर्स. तो देखो शॉर्ट फॉर्म में इस न्यूमेरिकल में क्या कहा है, फाइंड आउट द टोटल प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट. तो हमें वही चीज निकालनी है, एफ वर्डिंग उसकी चेंज हो गई है. तो पहले डायग्राम बना लेते हैं. एक प्लेट जिसका डायमीटर है 1.5 मीटर. ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं. डी दिया हुआ है यानी डायमीटर 1.5 मीटर. ठीक है, तो एक प्लेट बना लेते हैं जिसमें सर्किल है और उसका डायमीटर आपका 1.5 है. मान लीजिए ये एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर आपका 1.5 मीटर है. ठीक है, कह रहा है कि फ्री सरफेस यानी मान लीजिए ये आपका फ्री सरफेस है. ठीक है, दिस इज योर फ्री सरफेस. फ्री सरफेस का सिंबल आप ऐसे कर सकते हो, एक ट्रायंगल, नीचे 3 लाइन ऐसे कर सकते हो. दिस शोज द फ्री सरफेस. और अगर नहीं कुछ है तो यहां लिख देना, ये आपका फ्री सरफेस है. ठीक है, अब फ्री सरफेस से इसका सीजी यानी इसका सेंट्रॉइड यानी ये वाला पॉइंट दैट इज जी, ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसका सेंट्रॉइड फ्री सरफेस से 3 मीटर नीचे है. ये डाटा गिवन है और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. ये जो लिक्विड दिया हुआ है, ये पूरा लिक्विड जो भी दिया हुआ है इसके बारे में कह रहा है दिस इज वाटर. ठीक है, ये आपका वाटर गिवन है यहां पे. अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड. पहला फाइंड में आपके 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट वन इज व्हाट इज टोटल प्रेशर यानी एफ, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ प्रेशर. 2 क्वेश्चन पूछा गया है. तो अगर हम फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं तो फॉर्मूला सबको पता होगा. फॉर्मूले में अगर मैं यहां लिखता हूं फॉर्मूला, तो पता है सभी को कि एफ जो होता है दैट एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार. ये होता है फॉर्मूला. और सेंटर ऑफ प्रेशर आई एच स्टार होता है आपका आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार. ये होता है दोनों का फॉर्मूला. हमें यही यूज करना है, सिंपल. अब देखो डायग्राम से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेना अपना कि गिवन क्या क्या चीजें हैं. तो देखो पहला अगर फोर्स निकालना है तो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट वाले पे. F इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार. तो यहाँ पे दिया वाटर, तो डेंसिटी हो जाएगी 1000 यानी रो केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी, इंटू जी दैट इज 9.81. ठीक, एरिया सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा पाई बाई 4. डी कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर. ठीक है, और एच बार का मतलब मैंने बताया था कल भी डायग्राम में कि इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस. मतलब फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज एच बार. तो यानी ये जो 3 मीटर दिया है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन का ही है. तो यानी आपका एच बार हो गया 3 मीटर.
ठीक है। अगर ये लाइन कट रही होगी यहाँ पे आपके वीडियो में तो ये 3 है, ठीक है। 1000 हो गया डेंसिटी, जी हो गया 9.81, एरिया पाई बाई 4d² और एच बार की वैल्यू हो गई 3। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, देखिए कितना आ रहा है आपका यहाँ से एफ की वैल्यू, देखिए कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी निकल जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए कितना एफ की वैल्यू आ रही है। अगर किसी ने कैलकुलेट किया होगा तो एफ निकल के आएगा 52,002.81, 52,002.81 न्यूटन, 52,002.81 न्यूटन। ठीक है, 52,002.81 न्यूटन कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही चीज आनी चाहिए आपको अगर आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो कैलकुलेशन में तो। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड फॉर्मूला आपसे पूछा है व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ प्रेशर। इसका मतलब ये जो एफ निकला है दिस विल बी योर आंसर, और ये जो आंसर आपका निकला हुआ है, ठीक है, ये अब कहां पे लग रहा होगा, दैट विल बी योर सेंटर ऑफ प्रेशर। और आपको पता है कि वर्टिकल प्लेन में मैंने कल ही बताया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाइज बिलो दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ये यहां कहीं लग रहा होगा। दिस विल बी योर सेंटर ऑफ प्रेशर P, और ये दूरी होगी, ये डिस्टेंस, ये होगा आपका H स्टार। दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हमने कल डिराइव किया था इसका फॉर्मूला, H स्टार इज इक्वल टू IG अपॉन AH बार प्लस H बार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लीजिए पहले अलग अलग करके, तब इसमें पुट अप करिएगा। अगर एक साथ रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करिए पहले IG निकाल लीजिए। तो हमें पता है इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाई डी पे पावर 4/64 होता है इस वाले फॉर्मूले से। तो ये रखना है पाई डी पे पावर 4/64, ये होता है आपका इनर्शिया अबाउट जी। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो अब देखो पाई अपॉन 64 तो फिक्स है, डी कितना है इसका 1.5, तो यानी 1.5 पे पावर 4 आएगा। यहां से IG निकल जाएगा, कैलकुलेट करो इसको, देखो IG निकल के आएगा आपका 0.2485, 0.2485, 0.2485 मीटर पावर 4। ठीक, अब H बार 3 है, पता है सभी को, एरिया पाई बाई 4d² होता है, तो वो भी निकाल लीजिए। एरिया पाई बाई 4 इंटू 1.5², ये निकाल लीजिए। देखिए कितना आ रहा है एरिया, एरिया निकल के आपका आएगा 1.767 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले पे। तो ये हो गया H स्टार जो हमें निकालना है। इसमें वैल्यू क्या क्या पुट अप करेंगे, पहला IG, तो ये निकला है 0.2485। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 0.2485 ही है, अपॉन AH बार, AH 1.767, H बार हो गया 3 प्लस 3। ठीक है, और ये वैल्यू निकल के आएगी 3.0468, ये निकलेगा 3.0468 मीटर, 3.0468 मीटर। दिस विल बी योर सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी ये जो P पॉइंट है
ये आपका कह सकते हो दिस विल बी एट 3.0468 मीटर, यानी 3 तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, तो ये कितना बचा आपका, ये बचा आपका 0.0468 मीटर इतना, और उससे नीचे। लेकिन आपको निकालना क्या था, स्टार, तो पूरी वैल्यू लिखोगे आप लोग, पूरी वैल्यू 3.0468 मीटर। ये मैंने बता दिया कि 3 तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इतना इससे और नीचे आ रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर इसका। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था सर्कुलर प्लेन सरफेस के ऊपर, जब इसको वर्टिकली किसी लिक्विड में रखा जा रहा है। ठीक है, अब सोचो अगर ये ऐसे रहता, एक सर्किल है उसको हॉरिजॉन्टल रखते, तो सेंटर ऑफ प्रेशर वगैरह सब बराबर हो जाता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के यानी 3 मीटर ही उसका निकल के आता। लेकिन वर्टिकल है तो कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली इमर्ज करने पे प्रेशर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे हम नीचे आना शुरू करेंगे तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेप्थ भी वैरी करना शुरू कर देती है। तो ये इसके दो फाइंडिंग्स थे, पहला आपका टोटल प्रेशर फोर्स, एंड सेकंड वन इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इन दोनों को लगा लीजिए, और नोट करना हो तो नोट कर लीजिए अगर लग गया हो तो। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन था, 1 मिनट छोड़ दे रहा हूं, जिसको ना समझ में आए नोट कर ले, बाद में घर पे लगा लेगा बैठ के उसको आराम से। हो गया नहीं तुम लोगों का? कर लो, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। ये नेक्स्ट बन रहा है आपका। अभी 30 तक आप बोल रही हो, 31 हो गया है, हो गया है। लोगों को दिक्कत करते जाओ। ठीक है, चलो आप कंटिन्यू करना। सो आई थिंक ये आपका न्यूमेरिकल हो गया होगा। अब इस पे देखो, अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल पर रहा तो आपको यहाँ पे स्टार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे सर्किल हो गया, तो एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। तो रेक्टेंगल है तो बाकी ट्रायंगल और इसकी जरूरत नहीं, तो ये मैं इतना मिटा दे रहा हूँ यहाँ से।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस के ऊपर है। a rectangular plane surface which is 2 meter wide and 3 meter deep. A rectangular plane surface which is 2 meter wide and 3 meter deep. यानी B इसका 2 मीटर है और D इसका 3 मीटर है। ठीक है। It lies in a vertical plane. ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है कि किस प्लेन में ये लाई कर रहा है। It lies in a vertical plane in water. Determine the total pressure and position of center of pressure. Determine the total pressure and position of center of pressure on the plane surface. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉडी दी है जिसका डायमेंशन 2 और 3 मीटर दिया है कि 2 मीटर विड्थ और 3 मीटर डेप्थ है इसकी, और ये वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है। तो कह रहा है इसको फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस। ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट वन इज F क्वेश्चन मार्क एंड सेंटर ऑफ प्रेशर यानी H स्टार क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस पे आते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस व्हेन इट्स अपर एज इज horizontal, यानी जो ऊपरी सिरा है वो हॉरिजॉन्टल है। एंड दो कंडीशन कह रहा है। एंड फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कोइंसाइड्स विद द वाटर सरफेस। पहला कंडीशन कोइंसाइड्स विथ वाटर सरफेस, मतलब कि जो पानी की फ्री सरफेस है यानी जो वाटर सरफेस है उससे ये कोइंसाइड कर जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि सिंपल जो सबमर्जेंस है, जितना पानी में रखा गया है, जैसे अभी मैं डायग्राम बनाऊं इसका तो इस तरह बन जाएगा ये कि ये आपका वाटर सरफेस है, तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे रखा हुआ है इस समय। मतलब इसको क्या किया गया है, एकदम उस प्लेन सरफेस से ला करके मिला दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोइंसाइड्स विद वाटर सरफेस के बाद कह रहा है सेकेंड केस। एंड सेकेंड केस में क्या कह रहा है, बी वाला, व्हेन दिस सरफेस इज 2.5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर 2.5 मीटर बिलो द 2.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, बिलो द फ्री वाटर सरफेस। below the free water surface। तो यानी आपको सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ फोर्स निकालना है कब, एक जब एकदम वो सरफेस से कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा जब वो 2.5 मीटर नीचे है। तो हम पहला केस लेके चलते हैं, केस 1, जब वो वाटर सरफेस से एकदम कोइंसाइड किया हुआ है। हम लोग पहला उसी पे निकालते हैं, फिर दूसरे पे आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो पहले बेसिक्स यूज करने हैं उसको निकाल लीजिए। जैसे आपको पता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर और फोर्स में आपको जरूरत क्या पड़ेगी, एक तो एच बार की पड़ती है। तो यहां से अगर देखो एरिया निकालना चाहो तो 3 × 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। अब सीजी निकालोगे तो देखो रेक्टेंगुलर जब भी बनाओगे तो रेक्टेंगल ऐसे बनाना हमेशा, this is your B and this is your D।
ये दिया है 2 मीटर, ये दिया है 3 मीटर। और हमें पता है कि हमें निकालना किसके अबाउट है, हमें इसके अबाउट निकालना है। दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टर्म। तो ये हो गया आपका दिस इज योर एच बार। तो अगर एच बार के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा आपको, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू d/2। तो d/2 का मतलब 3/2 करोगे तो एच बार हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। हम लोग ये चीज पहले क्यों निकाल ले रहे हैं, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल्स 2 स्टेप में होने हैं तो बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया पहले फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। बेस के अबाउट निकालना नहीं है तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है बेस के अबाउट निकालने से। तो अब इसको ऐसे निकालोगे BD³/12, तो B हो गया, देखो B नीचे वाला ये रहेगा 2 और D वर्टिकल वाला। तो ध्यान दीजिएगा वर्टिकल वाले को हम लोग D लेके चलते हैं, तो चाहे जिसको BD मानेगा लेकिन वर्टिकल वाला ही आपका क्यूब में जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जिसके अबाउट हम निकालते हैं उससे परपेंडिकुलर वाले का क्यूब करते हैं। जैसे देखो ये G वाली जो एक्सिस है ये इस D वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल चल रहा है। तो पैरेलल वाला मल्टीप्लाई होता है, यानी B मल्टीप्लाइड बाई D क्यूब करना है। तो D क्यूब कब हो रहा है, जब ये IG इससे परपेंडिकुलर, यानी जो एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकल रहा है उसी एक्स लाइन को हम लोग जब परपेंडिकुलर किसी लाइन पे रखेंगे तो उसका क्यूब करते हैं, क्योंकि बाद में भूल जाता है कि इधर DB³/12 था कि BD³/12 था। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि जो CG वाली लाइन है, जो इनर्शिया वाली लाइन है, इनर्शिया जिस लाइन से परपेंडिकुलर होगा उसका क्यूब करना है। तो दैट इज योर D। तो B इंटू D क्यूब यानी 3 का क्यूब बाई 12, ठीक है। तो जब ये निकाल के आएगा आप लोगों का, तो IG इसका निकल जाएगा 4.5 मीटर पे पावर 4। तो ये निकल जाएगा आपका IG हो जाएगा 4.5 मीटर पे पावर 4, ठीक है। अब ये हम लोग पहला केस ले रहे हैं, केस A, जहां पे जो फ्री सरफेस है वो इस बॉडी से कोइंसाइड किया। इसने खुद कहा है कि फ्री सरफेस विल कोइंसाइड द सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस। तो ये हो गया वाटर लेवल, यानी ये पूरा एकदम मतलब जस्ट किसी सरफेस पे ही ये बॉडी रखी गई है, बाकी सिरा इसका नीचे है। तो अगर इसके ऊपर हम लोग इसको कोइंसाइड कराएंगे तो यहां से देखो आपका क्या हो जाएगा, सारा मेजरमेंट इस सरफेस से शुरू हो, सरफेस से मेजर करना होता है। तो इससे अगर हम नापना चाहेंगे इसको, तो जो सबसे पहला आएगा F निकालने वाला टर्म, जो हमें F निकालना होता है। तो दिस F इज इक्वल टू ρg(a)h बार। तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, रो हो गया आपका 1000, g कितना हो गया 9.81, एरिया निकाल चुके हो 6 मीटर, और h बार हो गया आपका 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहां से ये निकल जाएगा टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर फोर्स, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो ये निकल के आएगा आपका F आ जाएगा 88,290 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक है। दिस इज योर फोर्स ऑन द वर्टिकल प्लेन सरफेस व्हेन दिस सरफेस कोइंसाइड्स विद द फ्री वाटर सरफेस। ये कब निकल के आया है कि जब ये आपका वर्टिकल प्लेन सरफेस इस बॉडी से कोइंसाइड किया है, मतलब फ्री सरफेस ऑफ वाटर से जब ये कोइंसाइड कर जाएगा तब ये निकल के आएगा कितना 88,290 न्यूटन। ये केस ए का पहला आंसर है आपका टोटल प्रेशर निकालने वाला जो पूछा गया था। अब आते हैं सेकंड पे, इसी में पूछा था कि व्हाट विल बी योर एच स्टार, यानी आपको क्या निकालना है IG अपॉन AH बार प्लस H बार फिर से कैलकुलेट करना है, जिसमें सब कुछ हम पहले से निकाल चुके हैं, तो सिर्फ हमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो H स्टार बराबर IG रखना है, IG यहां निकाल लो कितना आया 4.5, ठीक। एरिया आपका आया 6 इंटू H बार आया आपका 1.5। अब प्लस इसमें H बार करेंगे तो ये आपका हो जाएगा H बार करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5। तो ये कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर व्हेन दिस वर्टिकल प्लेन कोइंसाइड्स विद द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो जब ये निकाल लोगे तो H स्टार आपका निकल के आएगा नियर अबाउट
2 मीटर, ठीक है, 4 ये 1.5, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 2 मीटर H स्टार आपका, ठीक है। यानी इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है अगर निकालना चाहें तो ये कहां पे आ रहा होगा, ये हो गया 1.5 मीटर, दिस इज योर 1.5 मीटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये कितना आया 2 मीटर, यानी ये यहां कहीं आ रहा होगा, दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर, दिस इज 2 मीटर, ठीक। तो ये हो गया पहले केस का 2 आंसर निकला, एक तो सेंटर ऑफ प्रेशर और एक आपका टोटल प्रेशर फोर्स या टोटल प्रेशर। ये दो चीजें निकालनी थी कब, पहले कंडीशन में जब आपका वर्टिकल प्लेन सरफेस कोइंसाइड किया हुआ था फ्री वाटर सरफेस के साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें पहले सिंपलिफिकेशन के लिए एरिया सीजी और एमआई निकाल लिया इसका इनर्शिया, तो ये आपका इतना फाइंडिंग हो गया है। अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो मैच कर लो अपने आप से कितना ये निकल के आया है, जो सही आ रहा है कि नहीं, जो भी आप कैलकुलेट किए उसको मैच कर लो। सो आई थिंक ये नोट हो गया होगा, और ये काफी सिंपल था पहला स्टेप। अब आते हैं सेकंड वाले कंडीशन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही चीजें फिर से फाइंड आउट करनी है कब, व्हेन दिस रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस लाइज 2.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, जब यही प्लेन सरफेस फ्री वाटर सरफेस से 2.5 मीटर नीचे, यानी अभी ये यहां पे था, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 2.5 मीटर नीचे ला रहे हैं। यानी अगर डायग्राम यहां कहीं बनाते हैं तो इस तरह से देखिए डायग्राम क्या बन जाएगा इसका, ये आपका हो गया फ्री वाटर सरफेस, और ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया 3x2 का, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, और कितना नीचे कह रहा है, दिस रेक्टेंगुलर सरफेस लाइज 2.5 मीटर बिलो दी फ्री सरफेस, यानी ये 2.5 मीटर नीचे आ गया फ्री सरफेस से, ठीक है, दिस इज योर फ्री सरफेस। तो अब क्या होगा, हमें जो चीजें निकालनी होंगी वो फिर इसी आपके टॉप सरफेस से निकालना होगा। तो इसका जो G होगा और इसका जो सेंटर ऑफ P, ठीक है, तो हमें ये दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, यानी ये दो डेप्थ आपको निकालनी पड़ेंगी कि ये फिर यहां से H बार कितना होगा और ये सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हमने इस वाले में फ्री सरफेस से सीधे नाप लिया था कि H बार 1.5 मीटर होगा आधे पे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2.5 और 3 यानी 5.5 का आधा कर लें। क्यों, क्योंकि 2.5 मीटर तो ये डेप्थ हो गया, हमें निकालना क्या होता है, फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी। तो कभी ऐसा मत करिएगा कि इसको जोड़ के आधा कर लें, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी निकाल रहे हो,
इस बॉडी की, ना कि इस फ्लूइड की। तो बॉडी का सीजी निकाल लो, तो इसका 3 का सीजी कितना आएगा, एच बार आ गया आपका 1.5 मीटर, तो इसका सीजी हो गया 1.5 मीटर। लेकिन अब ये सीजी कहां से नापना है आपको, आपको नापना है फ्री सरफेस से। तो फ्री सरफेस से ये जी पॉइंट कितना नीचे है, और कब, जब हमें पता है कि ये दूरी हमारी 1.5 मीटर है। ये पता है कि जी हमारा 1.5 मीटर है इस एज से, तो इससे कितना नीचे होगा, तो 2.5 मीटर पहले से है, 1.5 यहां आ गया, ठीक है, 2.5 1.5 4 मीटर। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, 2.5 मीटर प्लस 3 मीटर हो गया 5.5 मीटर, और उसको घटा बटा 2 कर देंगे तो सीजी निकल गया। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किसी बॉडी का निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सबमर्जेंस का निकाल रहे हैं कि पूरे पानी का कितना सीजी होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बॉडी का आपको सीजी निकालना है। जो बॉडी है उसकी सीजी निकालनी है, दैट इज 1.5 आ गया, 3 मीटर अगर डेप्थ दिया है तो। और अब ये जी इससे कितना दूरी पे है, ये हो गया 2.5, ये हो गया 1.5, तो टोटल एच बार हो गया आपका कितना, 4 मीटर। तो यहां से अब यहां अगेन यहां लिख लीजिएगा एच बार इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक, ये निकल गया। तो अब आपको फिर से यहां से फोर्स निकालना है, दैट एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। निकाल लीजिए, डेंसिटी हो गया 1000 इंटू 9.81, एरिया चेंज होगा नहीं, एरिया 6 होगा, एच बार हो जाएगा 4 मीटर। तो एफ निकालिए कितना आ रहा है, 1000 गुणे 9.81 गुणे 6 गुणे 4, देखिए एफ कितना आ रहा है, एफ निकल के आएगा आपका, अगर कैलकुलेट करोगे 1000, हाँ तो ये लगभग आएगा आपका 2,35,440 न्यूटन, 2,35,440 न्यूटन। ठीक है, देखो चेंज देखे, यहां कितना आया है 88,290 न्यूटन। ये आपका टोटल प्रेशर है कब, जब ये एकदम सरफेस पे था, यानी सिर्फ 1.5 मीटर का फ्लूइड इस पे प्रेशर लगा रहा था, क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लूइड नहीं है, लेकिन जी पॉइंट से के ऊपर कितना है, 1.5 मीटर का लिक्विड था। ठीक है, अब देखो जब हम सिर्फ इसको 2.5 मीटर नीचे लाए, तो 2.5 ये और 1.5 ये, अब इसका टोटल फ्लूइड कितना हो गया, 4 मीटर का लिक्विड इसके ऊपर आ गया। तब कितना हो गया टोटल प्रेशर फोर्स, ये हो गया 2,35,440 न्यूटन। डिफरेंस देख रहे हो कि जब सरफेस था तो 88,000 न्यूटन लग रहा था, और जब 2.5 मीटर नीचे आ गया तो 2,35,000 हो गया। ठीक है, लगभग 4 गुना बढ़ गया एक तरीके से देखा जाए तो ये। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन था, ये हो गया पहला, ये केस बी है। ठीक है, दिस इज योर केस बी। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो ऐसे तो ये आपका केस बी है, और यहां तक ये पूरा केस ए था आपका। ठीक, यहां मैंने लिखा भी है, दिस इज योर केस ए, दिस इज योर केस बी। अब यहां पे आते हैं फिर से वही सेंटर ऑफ प्रेशर यानी एच स्टार के ऊपर, और ये हो जाएगा आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो देखो आई जी चेंज होना नहीं, क्योंकि भाई इनर्सिया वही रहेगा, तो बी एच क्यूब बाई 12 आपका आया था 4.5 मीटर, दिस इज योर 4.5 अपॉन एरिया हो गया 6 इंटू एच बार हो गया 4 प्लस 4 मीटर। ठीक है, तो यहां से आप निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4.1875, ये सेंटर ऑफ प्रेशर आ जाएगा 4.1875 मीटर, 4.1875 मीटर, दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, मतलब कि ये जो एच स्टार है, ये वैल्यू देखा जाए तो ये कितनी हो गई 4.1875, यानी ये 4 था पूरा, तो 0.1875 और उसके नीचे सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा, यानी जी पॉइंट से 0.1875 मीटर नीचे आपका ये सेंटर ऑफ प्रेशर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड केस का आंसर, आपका सेंटर ऑफ प्रेशर 4.1875 मीटर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर, कि कभी बॉडी ऐसे कह देगा वर्टिकल सबमर्जेंस है, कभी एट सरफेस है, कभी बिलो सरफेस है, कभी कुछ डेप्थ दे देगा। तो आपको ये चीजें खुद देखनी पड़ेंगी कि एच बार एच स्टार कहां से लेके चलना है। एच स्टार तो आप ऐसे निकलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा
डिपेंड कौन सा करता है, दैट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस। क्योंकि फ्री सरफेस से नापना है, तरीका क्या है कि बॉडी का सीजी निकाल लीजिए, जितना भी सीजी आएगा बॉडी का उसमें ये वर्टिकल डिस्टेंस ऐड कर लीजिएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलती यही होती है आप लोगों से। तो ये पूरी बॉडी का सीजी निकाल लोगे 1.5 आ जाएगा, इसमें ये दूरी ऐड कर लोगे तो इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, कभी कोई बॉडी कहीं दिया 100 मीटर नीचे, तो ऐसा नहीं कि 100 उसका सीजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लो अब ये 100 मीटर, तो 100 और आप क्या करते हैं, पूरा जोड़ते हैं 100 103/2 कर दे तो कितना सीजी हो जाता है इसका सीजी हो जाता है 1.5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या होता है 100 और 101.5 हो जाता है सीजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो ये डिफरेंस होता है कि आपको सरफेस से नापना तो है, लेकिन सरफेस से बॉडी का टॉप पोजीशन हो जाएगा डिस्टेंस, उसमें ऐड कर देंगे उसका सीजी, तो ये पूरी बॉडी का सीजी मिल जाएगा फ्री सरफेस से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एंड करता हूं लेक्चर। सो आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। अगर कोई और न्यूमेरिकल कुछ फंसेगा तो बताइएगा इसमें, फिर देखते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंक्लाइंड वाले पे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 33 में मिलते हैं, जहां पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे इंक्लाइंड सरफेस पे। अभी ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, इंक्लाइंड वाला बचा हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।